Hello and welcome to the series of Indian economic development. This is part 4 of chapter 1, that is Indian economy on the eve of independence. So far we have completed 3 parts of first chapter. If you are new to the channel, please subscribe to the channel so that you can get notified for further videos and you are able to complete the chapter with me. If this is your first video on my channel, then I would recommend you to watch my previous videos of this chapter. I have provided the link of the playlist in the I button and in the description box below. So let's get started for our today's video, that is foreign trade. The restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. जितनी भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने लगा रखी थी, अपनाई थी कमोडिटी प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, उन्होंने इंडिया को अपोजिटली अफेक्ट किया. उन्होंने इंडिया को फेवर नहीं किया उन पॉलिसीज़ ने, और जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम था इंडिया के फॉरेन ट्रेड का, वो भी पूरी तरह से बदल चुका था बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़. एंड हमने एक पॉलिसी और देखी थी, दैट इज़ discriminatory tariff policy. If you are new to this video, I will recommend you to watch the video of discriminatory tariff policy and then you can come to this video for better clarity. Okay, so ऐसा क्यों हुआ था? Prior to British rule, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले, India was well known exporter of finished goods like fine cotton, silk, textile, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स एक्सेट्रा. ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया बहुत अच्छे से वर्ल्ड वाइड फेमस था. किस चीज़ के लिए? एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम फाइन कॉटन, सिल्क और कपड़े जितने भी होते थे वो सारे हम एक्सपोर्ट करते थे. गुड्स, वुडन गुड्स, अलग अलग तरह के गुड्स भी हम एक्सपोर्ट करते थे. सो नोट द टर्म एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म. ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम क्या थे? हम एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के. स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. इंडिया की फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी अंडर द ब्रिटिश रूल? सो फर्स्ट जो हमें देखना है, दैट इज़ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. अब यहाँ पे टर्म जो इम्पोर्टेंट बनती है, दैट इज़ इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. जबकि हमने देखा ब्रिटिश रूल से पहले क्या थे हम? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो देखते हैं इसमें हम ऐसा क्या हुआ. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक cotton, silk, woolen clothes, capital goods like light machinery production in the factories of Britain. ब्रिटिश रूल से पहले हमने देखा हम क्या थे? हम एक्सपोर्टर थे फिनिश्ड गुड्स के. लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हुआ, क्या हालत हो गई फॉरेन ट्रेड की? हम बन गए एक्सपोर्टर सिर्फ किसके? रॉ मटेरियल के. और हम बन गए इम्पोर्टर फिनिश्ड गुड्स के लिए. जो गुड्स हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब वो गुड्स हम जो हैं इम्पोर्ट करते हैं. हम बन चुके हैं इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, और यही गुड्स पहले हम एक्सपोर्ट करते थे. अब हम एक्सपोर्टर किसके बने? हम एक्सपोर्टर बने सारे रॉ मटेरियल्स के, जिस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? फिनिश्ड गुड्स. यही हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज़ ही क्यों की थी, उनका मेन मोटिव क्या था. ये यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की उनका मेन मोटिव क्या था. हमने प्राइमरी मोटिव प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि प्राइमरी मोटिव उनके 2 फोल्ड मोटिव थे. तो वो 2 फोल्ड मोटिव क्या थे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के? दिस यू हैव टू टेल मी. अब हम इंडिया बन गए क्या? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट लेके जाते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे अपने ब्रिटेन में, वो उन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट से गुड्स बनाते थे, फिनिश गुड्स, और उन्हीं को वापस ला के इंडिया में सेल कर देते थे. सो दिस वॉज द होल मोटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और यही कंडीशन हमारी इंडिया के फॉरेन ट्रेड की बन गई ब्रिटिश रूल के अंडर. नेक्स्ट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. मोनोपोली मतलब होता है सिंगल, एक ही
किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल होना या इंडिविजुअल ही पूरी मार्केट को या हर चीज़ को कंट्रोल करे, दैट इज़ मोनोपोली कंट्रोल। तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का ओनली कंट्रोल था, दैट इज़ वाई इट इज़ मोनोपोली कंट्रोल। More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, that is Sri Lanka, and Persia, that is Iran. More than half means more than 50% of the trade was with only and only with Britain. सिर्फ हम more than 50% ट्रेड जो है ब्रिटेन के साथ ही कर सकते थे, और उसके अलावा जो बचा हुआ ट्रेड था वो हम बाकी कंट्रीज़ के साथ करते थे। कौन कौन सी कंट्री थी वो? चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। जब स्विस कैनाल ब्रिटिशर्स ने ओपन कर दी, उसके बाद जो इंडिया का ट्रेड पे कंट्रोल था, किसका? ब्रिटिशर्स का, वो कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ स्विस कैनाल। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। मतलब ट्रेड के अंदर हमें सरप्लस तो मिल रहा था, लेकिन इस सरप्लस का फ़ायदा किसको हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को। कैसे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हमें ब्रिटिश रूल के अंडर एक सरप्लस तो मिला, एक्सपोर्ट सरप्लस। हमारी इंडिया में जो कंट्री थी, इंडिया हमारी कंट्री थी, उसको फॉरेन ट्रेड में सरप्लस हुआ, लेकिन वो सरप्लस कैसा था? हम क्या ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे? रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट हम क्या कर रहे थे? फिनिश गुड्स। तो इस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने से जो सरप्लस मिला वो हमारा क्या था? सरप्लस ट्रेड। लेकिन इस सरप्लस को भी ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर रहे थे, वो हम आगे देखेंगे कैसे। द सरप्लस वॉज owing largely to export primary goods which is a sign of economic backwardness। सरप्लस था, लेकिन सरप्लस के होते हुए भी क्या फेस करना पड़ा हमें? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्योंकि सरप्लस कहाँ से आ रहा था? प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्ट से। और हम किस पे डिपेंडेंट थे? हम फिर भी डिपेंडेंट थे ब्रिटेन के ऊपर फॉर फिनिश गुड्स के इंपोर्ट के लिए। तो ये सरप्लस का फ़ायदा भी कुछ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत फ़ायदा था वो भी सिर्फ ब्रिटिशर्स को था। Several commodities like food grains, clothes were scarcely available in the domestic market। हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर फूड ग्रेन्स भी नहीं थे, क्लोथ्स भी नहीं थे। क्यों? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? हम तो प्राइमरी गुड्स जो है, जो रॉ मटेरियल है, हम वो एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, उससे हमें सरप्लस मिल रहा था। लेकिन अभी भी फूड ग्रेन्स या क्लोथ्स या फिनिश गुड्स के लिए हमें अब भी डिपेंडेंट कहाँ होना पड़ रहा था? हम डिपेंडेंट अभी भी कहाँ थे? ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि फिनिश गुड्स तो बन के वहीं से आते थे। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, रादर दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स। अब जो हमें सरप्लस मिल रहा था, सरप्लस कहाँ से? फॉरेन ट्रेड से। उस सरप्लस से हमारे पास बदले में कोई भी गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा नहीं हो रहा था कंट्री के अंदर, हमें कोई पेमेंट नहीं मिल रही थी सरप्लस से। ऐसा नहीं था कि गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व बन गए थे। सरप्लस का मतलब ये है नहीं, सरप्लस जो है इंस्टेड इसके बजाय क्या हो रहा था? एक तो पेमेंट नहीं मिल रही थी हमें, सरप्लस तो शो हो रहा था कि हाँ सरप्लस हो रहा है, लेकिन ये सरप्लस यूज़ कहाँ हो रहा था? टू मेक पेमेंट्स। कौन सी पेमेंट्स? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल्स। जितना भी खर्चा ब्रिटिशर्स का होता था एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, वो सारा का सारा खर्चा कहाँ से पूरा किया जाता था? वो सारा खर्चा पूरा होता था एक्सपोर्ट सरप्लस से। कौन सा एक्सपोर्ट सरप्लस था? ये एक्सपोर्ट सरप्लस था इंडिया का। इंडिया के सरप्लस से ही वो अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। सेकंड, जितना भी ब्रिटेन गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करती थी वॉर के ऊपर, जो भी लड़ाई हो रहा है या युद्ध हो रहा है ब्रिटेन के अंदर, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी पूरे कहाँ से हो रहे थे? एक्सपोर्ट सरप्लस से, एक्सपोर्ट सरप्लस ऑफ इंडिया। और जितना भी वो इम्पोर्ट करते थे गुड्स, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती थी गुड्स इंपोर्ट करने की, वो खर्चा भी कहाँ से पूरा होता था? एक्सपोर्ट सरप्लस से। सो इसी को बोला गया है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। पूरी तरह से इंडियन वेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ।
So drain of India's wealth is export surplus was used for administrative expenses and expenses on war fought by British government. Now let's have a look at Suez Canal because it is important. पूछ सकते हैं कि Suez Canal, write a short note on Suez Canal. So Suez Canal is an artificial waterway running from north to south. Its opening in 1869. Suez Canal कब ओपन हुई? 1869. Reduced the cost of transportation and made access to Indian market easier. स्विस कैनाल के खुलने की वजह से, स्विस कैनाल बनने की वजह से इंडियन मार्केट बहुत इजीली एक्सेसिबल था. अब बहुत इजीली इंडियन मार्केट में गुड्स लाके सेल किए जा सकते थे, बेचे जा सकते थे. और ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है. सो हियर इट इज़ स्विस कैनाल जो नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करता है. और ईजीली अब आप इंडिया में आके या कोई भी इंडिया में आके सेल कर सकता था अपने गुड्स को. इट कनेक्ट्स पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ सुएज एंड आर्म टू द रेड. मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है किससे? रेड सी से. द कैनाल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट for ships operating between European और American ports and ports located in South Asia, East Africa. अब ये जो कैनाल थी, ये जो कैनाल बनाई गई थी यहाँ पे, एक तो ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, साथ ही साथ ये एक डायरेक्ट ट्रेड रूट दे रही थी. डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते थे कहाँ से? यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स के बीच में, जो कि साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका के बीच में था. डूइंग अवे with the need to sail around Africa strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. अब हमें अफ्रीका के चारों तरफ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं थी ब्रिटिशर्स को. अगर वो इंपोर्ट करना चाह रहे थे अपने गुड्स या इंडियन मार्केट को अपनी मार्केट बनाना चाहते थे, तो अफ्रीका के चारों तरफ उन्हें घूमने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि अफ्रीका के चारों तरफ घूम के वो इंडिया में जा रहे हैं तब एंटर कर रहे हैं. ये जो अफ्रीका के चारों तरफ घूमने की जो नीड थी, ये इस सुएज कैनाल ने हटा दी. एक डायरेक्ट रूट दिया किसने? सुएज कैनाल ने. स्ट्रेटेजिकली देखा जाए या इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है वर्ल्ड के अंदर. दिस इमेज विल गिव बेटर क्लैरिटी. दिस इज़ द मेडिटेरियन सी एंड दिस इज़ द रेड सी एंड दिस इज़ सुएज कैनाल विच इज़ कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी टू द रेड सी. आर्टिफिशियल वाटरवे जिसने यूरोप को एक डायरेक्ट ट्रेड रूट दिया था टू एंटर इंडिया. जब ये सुएज कैनाल नहीं थी तो यूरोप से गुड्स लेके आते थे जो ब्रिटिशर्स, उनको चारों तरफ घूमना पड़ता था अफ्रीका के टू एंटर इंडिया. इससे क्या होता था? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा आती थी. ये इकोनॉमिकली एक बेटर ऑप्शन नहीं था. सुएज कैनाल ने क्या किया? डायरेक्ट ट्रेड रूट दे दिया जिससे कि इंडिया में एंटर किया जा सकता है, और ये चारों तरफ घूमने की जो नीड थी ये भी ख़त्म कर दी. तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली कंट्रोल जो था वो भी और ज़्यादा बढ़ गया ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल. मेडिटेरियन सी के ऊपर जो यूरोप से सीधा डायरेक्टली जो ट्रेड किया जा सकता था वो थ्रू सुएज कैनाल किया जा सकता था और इंडिया में एंटर किया जा सकता था. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you can get notified for the next video. Till then, take care.